नमस्कार। दिन भर की हर अहम खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। देश के अंदर अलग अलग नेता अपने फायदे की राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अपने विधायकों को बचाने में लगा है, कोई घोटाले में खुद को बचाने में लगा है, कोई धर्म की राजनीति के लिए लड़ रहा है। लेकिन इन नेताओं को इस बात की फिक्र नहीं कि सीमा पर देश के जवान किस हालात में लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पिछले 3 दिन में सेना के जवान घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों के साथ 3 एनकाउंटर कर चुके हैं। सेना ने 3 दिन में 7 आतंकवादियों को मार गिराया है और इसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। हमारे जवान सीमा पर देश की हिफाजत भी करते हैं और उन लोगों से पत्थर भी खाते हैं जो कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंट बनकर बैठे हैं। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंटों को सही जगह पर पहुंचा दिया जाए। ये कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये कश्मीर में ISIS का आतंक लाना चाहते हैं। ये अलगाववादी नहीं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। भारत की जमीन लेकिन पाकिस्तान के नाम। भारत की जमीन लेकिन पाकिस्तान का झंडा। यह कश्मीर के उन लोगों का असली चेहरा है जो खुद को अलगाववादी कहते हैं लेकिन हैं पाकिस्तान के एजेंट। ये वो लोग हैं जो कश्मीर को पाकिस्तान बना देना चाहते हैं और कश्मीर में ISIS के आतंक को लाने के लिए बेचैन हैं। कश्मीर के इन पाकिस्तानी एजेंटों को सही जगह पर पहुंचाने का समय आ गया है। ये श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक धड़े के नेता मीर वाइज उमर फारूक के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जिसमें पाकिस्तान के झंडे लहराए, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए गए और यही नहीं, ISIS की कश्मीर ब्रांच के झंडे भी लहराए। लेकिन मीर वाइज उमर फारूक ने अपने इन समर्थकों को रोका नहीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मीर वाइज जैसे तथाकथित नेता कश्मीर को कैसा बनाना चाहते हैं यह आज पूरा कश्मीर और पूरा देश देख रहा है। रोज शुक्रवार को श्रीनगर से ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। और मैंने देखा कि जुम्मे के इंतजार करते थे हम मुसलमान लोग, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा को एक फजीलत इसलिए दी है कि लोग जाएंगे, इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे, जो मसाइल हैं हमारी सोसाइटी के, जो गलत काम हो रहे हैं उनके बारे में बात होगा, डिस्कशन होगा, उसका हल होगा। मगर आज आप मुझे बताइए, खुदा के लिए कौन सा बाइज्जत इंसान किसी ऐसी मस्जिद में जाएगा जहां उसको पता है निकलते ही पथराव शुरू हो जाएगा। सुरक्षा बलों की जो जवान जान की बाजी लगाकर जम्मू कश्मीर की हिफाजत करते हैं, उन जवानों पर पत्थर चलाने वालों को अगर पाकिस्तान ही पसंद है, उन्हें पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं जाते हैं। ये पाकिस्तान से उन आतंकवादियों को बुलाते हैं जो कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में आतंकवादियों के साथ हुए तीसरे एनकाउंटर की तस्वीरें हैं। जगह है उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले का सोपोर कस्बा, जहां सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को आज मार गिराया। सुरक्षा बलों को सोपोर के बोमई इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली तो जवानों ने इस इलाके को घेर लिया। दोनों आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन जवानों ने दोनों को मार गिराया। एक तरफ जवान आतंकवादियों से लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ बोमई इलाके के ही कुछ लोग जवानों पर पत्थर चलाने लगे ताकि वो आतंकवादियों को बचाने में कामयाब हो जाए। सोचिए किस तरह से जवान कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हैं। वो जान पर खेलकर कश्मीर को बचाते हैं और पत्थर भी खाते हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो पिछले 3 दिन के दौरान लगातार 3 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ें हुई। लेकिन चिंताजनक बात यह भी है कि स्थानीय तौर पर जहां भी कोई मुठभेड़ होती है
वहां पर जिस अंदाज से आम लोग आतंकियों के समर्थन में आते हैं, वो कहीं न कहीं सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के प्रेमियों का ये हाल तब है जब पिछले 3 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के जवान अपना खून बहा रहे हैं। 15 जून को कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब एनकाउंटर हुआ, जब LOC से आतंकवादियों का एक ग्रुप घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। पूरे दिन चले एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया। इसमें राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान घायल हुए और एक जवान शहीद हो गया। अगले ही दिन 16 तारीख को माछिल के करीब ही तंगधार में आतंकवादियों ने फिर घुसपैठ की कोशिश की। सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना का एक जवान यहाँ भी शहीद हो गया। 17 जून यानी आज सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। तंगधार एनकाउंटर में शहीद हुए हवलदार प्रेम बहादुर और माछिल एनकाउंटर में शहीद हुए सिग्नलमैन अजय सिंह चौधरी के सर्वोच्च बलिदान का देश हमेशा कर्जदार रहेगा। More encounter means we are neutralizing more. Our intelligence grid has improved. Our counter-terrorist network is now tightening up. आतंकवादियों से कश्मीर और देश को बचाने में देश के जवान जान दे रहे हैं, लेकिन वहीं कश्मीर में बैठे कुछ पाकिस्तान प्रेमी लोग हमारे सुरक्षा बलों के सर्वोच्च बलिदान की कद्र तक नहीं करते। ऐसे लोगों को तो कश्मीर से आउट ही कर देना चाहिए, जो श्रीनगर में खड़े होकर हर शुक्रवार को पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और पथराव करते हैं। ये जुम्मे को आपने जुम्मे मुबारक के बजाय पत्थर मुबारक बना दिया है। छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेके निकलते हैं सड़कों पे। कोई भी बाइज्जत इंसान 40 बार सोचेगा कि मैं जाऊं पर जमा नमाज पढ़ा मुझे, और उसको डर रहता है कि मैं जाऊंगा साफ सुथरे कपड़े पहन, पता ही कहाँ पत्थर लगेगा। तो कश्मीर तो यही है ना कि हम निकले, अपने मजहब को भी सलामत रखे, मिलजुल के रहे। यही तो कश्मीरियत है हमारी। हमारा इस्लाम वो इस्लाम नहीं है जो बोलेंगे कि जुम्मे के दिन ही सब कुछ करो, आप जो भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रेमियों और आतंकवादियों का पूरा प्लान इस वक्त यही है कि कैसे भी जम्मू कश्मीर में गड़बड़ियां फैलाई जाए, ताकि राज्य अमन और चैन के रास्ते पर ना चल सके। सैनिक कॉलोनी और कश्मीरी पंडितों की वापसी जैसे मुद्दों पर लोगों को भड़काया जा रहा है। 22 जून को अनंतनाग में विधानसभा उपचुनाव भी होना है, जहां से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं। जिस अंदाज से महबूबा मुफ्ती की जम्मू कश्मीर की सरकार संभालने के साथ ही उसके लिए दिक्कतें बढ़ी हैं, अब कहीं न कहीं विपक्ष के साथ साथ अलगाववादियों का भी आरोप लगने लगा है कि महबूबा मुफ्ती अब PDP नहीं बल्कि BJP की सियासत कर रही है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और पाकिस्तान के प्रेमियों की साजिशें पस्त हो रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस तरह से उनकी सभी साजिशें नाकाम हो जाएंगी तो उनके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। इसीलिए किसी न किसी रास्ते से वो जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने में लगे रहते हैं। पिछले 3 दिन में सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 3 एनकाउंटर में 7 आतंकियों को मार गिराया। आमतौर पर आतंकवादी बारिश और सर्दी से पहले इसी मौसम में घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। एक के बाद एक टेररिस्ट एनकाउंटर का मतलब यह है कि सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत है। एक तरफ आतंकवादियों को रोकना है तो दूसरी तरफ अलगाववादियों की भी चुनौती है, जो माहौल बिगाड़ने के मौके में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सैनिक कॉलोनी और कश्मीरी पंडितों की वापसी के मुद्दे पर लोगों को भड़काने की साजिश चल रही है। अनंतनाग में विधानसभा उपचुनाव भी 22 जून को होने वाले हैं, जहां से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं। आतंकवादियों को लगता है कि ये जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने का सुविधाजनक माहौल है, इसीलिए वो बार बार घुसपैठ की कोशिश करते हैं। अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस तरह से सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के इकट्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में 221 आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की। इनमें से 65 आतंकवादी ही घुसपैठ करने में सफल हो सके। 52 आतंकवादी मारे गए, 104 आतंकवादी वापस लौटने पर मजबूर हुए। वर्ष 2015 में 92 आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की, जिनमें से 17 आतंकवादी ही सफल हुए, 37 आतंकवादी मारे गए और 38 आतंकवादी वापस लौटने पर मजबूर हुए।
सेना इसमें भी सफल रही है कि एनकाउंटर में उसके जवान और नागरिकों को कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी मारे जाएं। वर्ष 2014 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 32 नागरिक मारे गए थे, 51 जवान शहीद हुए और 110 आतंकवादी मारे गए। जबकि वर्ष 2015 में आतंकवादी घटनाओं में 20 नागरिक मारे गए, 41 जवान शहीद हुए और 113 आतंकवादी मारे गए। हालांकि सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहता है। सेना के मुताबिक 19 नवंबर 2015 तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में करीब 35 से 36 आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। इन ट्रेनिंग कैंपों में करीब 600 आतंकवादी तैयार हो रहे। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बने अभी मुश्किल से 73 दिन हुए हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के लिए चुनौती है कि वो बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर कैसे सरकार चलाएं और कैसे जम्मू कश्मीर को खून खराबे और अलगाववाद से हटाकर विकास के नए रास्ते पर लेकर आएं। इसीलिए जम्मू कश्मीर में अलगाववादी ताकतें और पाकिस्तान परस्त ताकतें पूरी तरह से सक्रिय हैं। इनसे पूरी सूझबूझ के साथ निपटना होगा। अब खबरदार में हम देश के पहले मेक इन इंडिया बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 के बारे में आपको हर वो बात बताते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देश में बने पहले बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 का आज बेंगलुरु में ट्रायल हुआ। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में हुई टेस्ट फ्लाइट में ट्रेनर एयरक्राफ्ट पूरे नंबरों से पास हो गया। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जो इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग देने में इस्तेमाल होगा। उम्मीद है कि साल 2018 तक देश में बने पहले बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। हमने खास तौर से अपने दर्शकों के लिए मेक इन इंडिया बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की ताकत और खासियतों का एक रियलिटी चेक किया है, जिसे अब हम आपको दिखाते हैं। ये मेक इन इंडिया की एक बड़ी कामयाबी वाली उड़ान है। ये देश में बने पहले बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की उड़ान है। यह है हिंदुस्तान का टर्बो ट्रेनर 40। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज देसी ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 में बैठकर मेक इन इंडिया वाली फीलिंग महसूस की। मनोहर पर्रिकर ने कॉकपिट में बैठकर HTT-40 की खूबियों और खासियतों का जायजा लिया। इसके बाद मनोहर पर्रिकर उतरे और HTT-40 एयरक्राफ्ट अपनी ट्रायल फ्लाइट पर उड़ चला। They had given me assurance that within 1 year they will fly the aircraft. I am happy that they kept the assurance, though we are doing it now on 17th. Their aircraft has actually taken to skies on 31st May. It is 75% plus, nearing to 80% indigenous development. And one good news, though price is not finalized, I can only confirm this much, that this might be 20-25% cheaper than the imports. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में आज ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 का कामयाब ट्रायल हुआ। ये उसी कामयाबी की तस्वीरें हैं। देश में बने पहले देसी ट्रेनर एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। 31 मई को इस एयरक्राफ्ट की पहली टेस्टिंग की गई थी। ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 करीब 3 घंटे तक उड़ान भरने की कैपेसिटी रखता है। ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग देने के काम आएगा। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को गन, रॉकेट और बम से भी लैस किया जा सकता है, ताकि हिंसा या लाइट कॉम्बैट के वक्त इसका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जा सके। इसके अलावा HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट नेविगेशन और रात में उड़ान भरकर गश्त लगाने में भी काम करेगा। एयरफोर्स ऐसे 68 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर HAL को देने वाली है। साल 2018 तक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 को सभी जरूरी ऑपरेशन क्लियरेंस मिल जाएगी। जब एयरफोर्स की पायलट्स की ट्रेनिंग होती है तो एक सिमुलेटर्स के द्वारा ट्रेनिंग होती है, उसके बाद लाइव ट्रेनिंग होती है एक्चुअल एयरक्राफ्ट पे। जो पुराना एयरक्राफ्ट ट्रेनर था वो था दीपक। तो राइटली एयरफोर्स ने रिकॉग्नाइज किया कि इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है और HTT-40 के माध्यम से एक अपग्रेडेड वर्जन पायलट्स के ट्रेनिंग के लिए उसको इंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है और जिसमें जो मुख्य भूमिका अदा कर रहा है वो HAL है।
इसे आप देश का पहला मेक इन इंडिया ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 80% मेड इन इंडिया है, यानी इसे बनाने में लगे सिर्फ 20% उपकरण और कलपुर्जे ही विदेश से इंपोर्ट किए गए हैं। एयरक्राफ्ट में लगे कुल 90 में से 75 उपकरण भारतीय कंपनियों और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने देश में ही तैयार किए हैं। यदि DRDO PSLV बना सकता है, हम लोग हाई लेवल टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, तो हम अपना एक एयरफोर्स पायलट्स के लिए एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट या एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बना सकते। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम स्वावलंबी हो जाएंगे, और वही नहीं, यदि हम चाहें तो उसको एक्सपोर्ट मटेरियल भी कर सकते हैं। आज हम ब्रह्मोस वियतनाम को हम बेच रहे हैं, हम बुलेट प्रूफ जैकेट विदेश में बेच रहे हैं, तो हम यदि अच्छा एक एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाते हैं एयरफोर्स के लिए, तो उसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देश में तैयार पहले बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट HTT-40 की तकनीकी ताकत भी काबिले गौर है। इसमें 2 सीटर एयर कंडीशन कॉकपिट है। एयरक्राफ्ट का वजन 2800 किलो है। 950 हॉर्स पावर की ताकत है। अधिकतम स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और एक बार में 3 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में विदेशी प्लाट्स एयरक्राफ्ट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अब आने वाले वक्त में देसी बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट HTT-40 भी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने में इस्तेमाल होने लगेंगे। MiG-21, 27 और 29 को टोटली रिप्लेस करने की जरूरत है, और रिप्लेस होगी तो नए एयरक्राफ्ट आएंगे। तो ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए HTT-40 HAL के द्वारा डेवलप किया हुआ जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट HTT-40 को तैयार करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मेक इन इंडिया के सपने को नए पंख लगा दिए हैं। ऐसी उपलब्धियां वाकई काबिले तारीफ है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी HTT-40 को बनाने की योजना साल 2013 में बनाई गई थी। साल 2013 में इंडियन एयरफोर्स में 181 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कमी पूरी करने के लिए HTT-40 का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था। हालांकि एयरफोर्स ने इससे पहले ही मई 2012 में स्विट्जरलैंड को 75 पिलाटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 38 पिलाटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को मिल चुके हैं। एयरफोर्स अब 68 स्वदेशी HTT-40 एयरक्राफ्ट HAL से खरीदना चाहती है। साल 2018 से HTT-40 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बनाने की लागत 34.5 करोड़ रुपए होगी। HTT-40 का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन में होगा। देसी तकनीक के जरिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट का स्वदेशी संस्करण तैयार करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मेक इन इंडिया वाले आइडिया को गति प्रदान की है, जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। साल 2013 में जब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की 26 वर्षीय आयशा फारूक पहली महिला फाइटर पायलट बनी, तब जाकर भारत के मन में ख्याल आया कि एयरफोर्स में महिला फाइटर पायलट भर्ती की जाए। और अब कल यानी 18 जून को भारतीय एयरफोर्स में महिला शक्ति की नई कहानी लिखी जाएगी। अगर जिंदगी में कुछ तूफानी करने की चाहत हो तो भावना कांत, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी को रोल मॉडल मानना चाहिए, क्योंकि ये तीनों महिलाएं हवा की जाबाज बनकर इतिहास रचने वाली हैं। 18 जून को ये तीनों देश की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में जानी और पहचानी जाएंगी। जब वायुसेना में देश की इन तीनों महिला फाइटर पायलटों का कमीशन हो जाएगा, इस मौके की पूर्व संध्या पर हमने देश की एयरफोर्स को फाइटर पायलट के तौर पर मिली महिला त्रिशक्ति की ट्रेनिंग का एक एक्शन पैक्ड विश्लेषण किया है, जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि चाहे कोई भी काम हो, महिलाएं किसी से कम नहीं है। फ्लाइंग कैडेट अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइंग कैडेट मोहना सिंह, फ्लाइंग कैडेट भावना कांत,
ये है भारतीय वायुसेना की महिला त्रिशक्ति। जो जल्द ही फाइटर जेट को उड़ाते हुए दिखेंगी। 3 कैडेट वाला भारत का पहला महिला फाइटर पायलट्स का ये बैच 18 जून को भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से लबरेज देश की पहली महिला फाइटर पायलट्स ने कड़ी ट्रेनिंग के बाद फाइटर जेट उड़ाने में महारत हासिल की है, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगाइए। सुबह उठते ही साइकिलिंग पर निकल जाना, फिर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर पुशअप्स लगाना, पुरुष पायलटों की तरह ही हर एक्टिविटी में हिस्सा लेना और फिर फाइटर प्लेन को हवा में उड़ाने की ट्रेनिंग। हर तरह की ट्रेनिंग में पुरुषों की बराबरी करती देश की तीनों महिला फाइटर पायलट्स अब जल्द ही वायुसेना में शामिल होकर फाइटर जेट के साथ साथ देश के दुश्मनों के होश भी उड़ा देंगे। हमेशा आपने जो भी चाहा है, ऑलवेज गो फॉर इट, और कुछ भी हो कभी भी हार मत मानो एंड मेहनत करते रहो एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। सिर्फ हमारे सोच में होता है कि सिर्फ लड़के ऐसा कर सकते हैं। प्लेन उड़ाने के लिए कोई मसल पावर नहीं चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है, और यू शुड बी स्किल चाहिए होती है और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। आपकी डिसीजन पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो कोई भी फाइटर फ्लाइंग कर सकता है। इस जगह तक पहुंचना एक मुश्किल मुकाम था, बट मेहनत का अंगला एंड फाइनली वी आर हियर। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, सो मेहनत करते रहेंगे। देश की पहली महिला फाइटर पायलटों की ट्रेनिंग अब तक इतनी सीक्रेट थी कि घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। तीनों कैडेट्स की सेकंड फेज की ट्रेनिंग हैदराबाद में पूरी हुई है, जिसमें इन्हें जेट प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही साथ रियल टाइम कंडीशन में फाइटर जेट उड़ाने के बारे में किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल टेस्ट में ये तीनों लेडी फाइटर पायलट पास हो चुकी हैं। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी से सेकंड फेज की ट्रेनिंग लेने के बाद वायुसेना में कमीशन्ड होकर तीनों की फेज 3 ट्रेनिंग शुरू होगी, जिसमें उन्हें 6 महीने के लिए फाइनल ट्रेनिंग के दौरान हॉक एडवांस जेट पर ट्रेन किया जाएगा और फिर 2017 में ये तीनों पूरी तरह देश की पहली फाइटर पायलट लेडी विंग की सदस्य बन जाएंगे। काफी गर्व महसूस हो रहा है कि बच्चे 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद में कमीशन हो रहे हैं। खुशी है, देश के लिए आगे काम करेंगे इस बात के लिए। आई एम वेरी हैप्पी, बस दैट्स ऑल। अवनी का भी ये स्वयं का ही डिसीजन था, इसमें कोई हमारी अपनी जो है कोई उसमें एडवाइस नहीं थी। हर एक बच्चे की अपनी एक प्राकृतिक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है और वही उसे उस तरफ जो है प्रोपेल करती है, एंड दैट नेचुरल इंस्टिंक्ट हैड प्रोपेल्ड हर इन दैट डायरेक्शन एंड वी हैड एडमायर्ड हर डिसीजन। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब फाइटर जेट उड़ाती भारत की महिला शक्तियां भी दुश्मनों पर बम गिराएंगी। और जैसा कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कह चुके हैं, वो दिन भी आएगा जब एयरफोर्स में पुरुषों से ज्यादा महिला फाइटर पायलट होंगे। मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। वायुसेना में शामिल होकर देश की पहली महिला फाइटर पायलटों को 1 साल तक फाइनल ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी लड़ाकू विमान के कॉकपिट में दाखिल होने के लिए महिला पायलट को जून 2017 तक इंतजार करना होगा। वैसे ये इंतजार सेना में महिलाओं की एंट्री के इंतजार के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज़ादी के 43 साल बाद साल 1990 में महिलाओं को आर्म्ड फोर्सेज में ज्वाइन करने की मंजूरी मिली। 1991 में पहली बार महिला पायलट ने हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाना शुरू किया। इस वक्त वायुसेना में महिला पायलटों की संख्या 110 है, जो फिलहाल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ही उड़ाती है। फिलहाल सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायुसेना और नेवी में महिलाओं की नियुक्ति सीधी लड़ाई में नहीं की जाती है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि लड़ाई के दौरान पकड़े जाने की सूरत में महिलाओं को शारीरिक शोषण का शिकार बनाया जा सकता है। लेकिन अब यह तर्क दम तोड़ने लगा है। देश की वायुसेना में महिला फाइटर पायलटों की एंट्री इसका सबूत है। अब बात देश की राजनीति की, जिसका फोकस आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक कस्बे कैराना पर है।
कैराना पर इस वक्त शुद्ध राजनीति हो रही है। आज बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कैराना मामले पर निर्भय यात्रा निकाली, लेकिन बीजेपी ने इस यात्रा से किनारा कर लिया। बीजेपी की जो टीम कैराना में जांच करने गई थी, उसने आज अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी। इस रिपोर्ट में खास तौर पर कानून व्यवस्था का मसला उठाया गया, न कि सीधे तौर पर सांप्रदायिक आधार पर पलायन की बात कही गई, जो बात पहले कैराना से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह कहते आए हैं। बीजेपी ने कैराना के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन पार्टी अब खुद कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन को सीधे सांप्रदायिक रंग देने से बच रही है। कैराना में हिंदू परिवारों के कथित पलायन पर राजनीति का मोर्चा संभाला बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने। वो संगीत सोम जो खुद 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में एक आरोपी भी हैं। संगीत सोम ने कैराना से 60 किलोमीटर दूर अपने घर सरधाना से कैराना की यात्रा निकाली, जिसे नाम दिया गया निर्भय यात्रा। लेकिन हालात को देखकर प्रशासन ने इस यात्रा को रोक दिया। संगीत सोम की यात्रा से बीजेपी ने खुद ही किनारा कर लिया। बीजेपी की जो टीम कैराना में जांच करने के लिए 15 तारीख को गई थी, उसकी रिपोर्ट आज बीजेपी ने राज्यपाल को सौंप दी। लेकिन इसमें पलायन के पीछे कानून व्यवस्था को जिम्मेदार बताया गया, न कि सांप्रदायिक कारणों का। यानी कैराना पर बीजेपी अब संभल कर कदम रख रही है। शिक्षा की दृष्टि से भी एक ऐसा माहौल वहां पर मिलना चाहिए जिससे उनको फिर से पलायन न करना पड़े। कैराना पर बीजेपी को लग रहा है कि अगर इस मामले को सांप्रदायिक बनाया गया तो वो गच्चा खा जाएगी, क्योंकि कैराना के सांसद हुकुम सिंह की 346 परिवारों वाली लिस्ट खुद ही दुरुस्त नहीं है और इस लिस्ट में गलतियों को खुद हुकुम सिंह पर अब शुद्ध राजनीति हो रही है। संगीत सोम की निर्भय यात्रा के जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी सद्भावना यात्रा निकाली। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे से होड़ करने में जुटे हैं, लेकिन इस राजनीति से सबसे ज्यादा परेशान मायावती है। इसको सांप्रदायिकता से जोड़ना नहीं चाहिए और जो लोग सांप्रदायिकता से जोड़ करके अपनी घिनौनी राजनीति करना चाहते हैं वो निंदनीय है। कैराना में फिलहाल पुलिस और प्रशासन सतर्क है। धारा 144 लागू कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ कैराना के हर एंट्री पॉइंट को सील कर दिया गया है, ताकि कोई किसी तरह की गड़बड़ न कर सके। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, कैराना, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।